नमस्कार प्यारे मित्रों, रीट 2025 के लिए अधिगम की आज भाग 2 की दूसरी क्लास है। पहले भाग में हमने क्या अध्ययन कर लिया मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया, आप जाके देख सकते हैं। उससे आगे क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अधिगम पठार बता दिया, दो सीखने की अवस्थाओं के बीच रुकावट को अधिगम मात्रा कहते हैं। अधिगम पठार के कारण पढ़ लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए सीखने के प्रकार, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। अधिगम के सीखने के प्रकार या तरीके कितने हैं? 4 हैं। अभिग्रहण सीखना, रटंत सीखना, अन्वेषण सीखना या अर्थपूर्ण सीखना। देखिए पहले का क्या होता है, अभिग्रहण सीखना यानी किसी को ग्रहण करना। या तो आप समझ, कोई भी आप पाठ्यक्रम है या तो उसको समझकर या रटकर, या तो समझकर या रटकर दोनों काम कर देते हैं। वो कौन सा है? अभिग्रहण कर लिया, या तो समझ लो या रट के, दोनों को मिला के। रटन सीखना यानी हूबहू रट देना, यानी मैंने आपको 10 वाक्य दिए तो हूबहू रट दिया आपने। ये क्या है? रटंत सीखना हो गया। ये 4 से 7 वर्ष की आयु को रटंत का आदर्श काल कहा जाता है। कितने वर्ष? 4 से 7 वर्ष, क्योंकि बालक जो है 4 से 7 के मध्य अ आ ई जो है वो बारखड़ी वगैरह, ABCD वगैरह इस प्रकार का सीखता है। वो जीवन भर याद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि 4 से 7 वर्ष रटंत का सबसे आदर्श काल है दोस्तों। तीसरा है अन्वेषण सीखना, यानी सीखते समय अपने विचार भी सम्मिलित करना। जैसे कि निबंधात्मक प्रश्न आते हैं तो क्या आप वहां हुबहू लिखते हो? नहीं, कुछ में विचार। जैसे कि 1857 की क्रांति के परिणाम किए हुए, तो आप जो है अपनी तात्कालिक कारण और जो समझ कर टॉपिक विकसित करके आप उसमें एक और टॉपिक भी जोड़ देते हो। वो क्या है? सीखते समय अन्वेषण का प्रयोग करना। अर्थपूर्ण सीखना यानी शब्दों के अर्थ को जानने का प्रयास करना। कैसे कि जैसे मान लो आप संस्कृति की शिक्षण विधि आप कर रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो, जो भी जो है वो उसकी भाषा है उसको समझने का प्रयास कर रहे हो। अर्थपूर्ण सीखना कहते हैं उसको। तो अभिग्रहण रटना या समझ कर करना, रटंत सीखना यानी हूबहू रट देना, अन्वेषण सीखना यानी सीखते समय अपने विचार भी डाल देना, और अर्थपूर्ण सीखना यानी शब्दों के अर्थों को जानने का भी प्रयास करना। चलिए अब देखिए अधिगम की शैलियाँ कितनी है? 4 शैलियाँ याद रखिएगा, पूछा जाएगा। चारों शैलियाँ कौन सी? चलिए वापस आ जाते हैं स्लाइड पर। अधिगम की शैलियां, चलिए अधिगम की शैलियां आपको 4 याद रखने हैं। विराम अविराम शैली, आंशिक पूर्ण शैली, प्रासंगिक उद्देश्यपूर्ण शैली और औपचारिक अनौपचारिक शैली। अब है क्या प्रश्न तो यहां तक ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। देखिए विराम यानी रुक रुक कर जो है वो पाठ्यक्रम पूरा पढ़ना। कौन बालक पढ़ते हैं? कमजोर बालक पढ़ते हैं। और अविराम बालक बिना रुके सीखता, प्रतिभाशाली बालक जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, मैंने बुद्धि वाला टॉपिक रहा 140 की, छोटी विषय वस्तु को आवश्यक रूप से समझ लेता है। यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, वो क्या करें? पाठ्यक्रम को बिना रुके पढ़ लेते हैं। और जो कमजोर बालक होते हैं वो क्या करते हैं? पहले जो है मान लो कोई टॉपिक है उसको आधे आधे खंड में बांटकर तैयार करते हैं, वहां पर रुकते हैं। वो क्या है? विराम शैली। अब देखिए आंशिक पूर्ण शैली यानी छोटे छोटे भाग बांटकर जो है वो करते हैं। कौन? कमजोर बालक। और पूर्ण रूप से कौन पढ़ते हैं? प्रतिभाशाली, थोड़ा ही समझी से। प्रासंगिक और उद्देश्यपूर्ण ये क्या है? सीखने की जानकारी यानी प्रासंगिक, यानी सीखने की कोई जानकारी नहीं रहती है। जैसे कि कक्षा में आए और शिक्षक जो है वो आया और शिक्षक बच्चों को जो है वो चौथा पाठ पढ़ाना था, मान लो सामाजिक विज्ञान है, और उसको दिमाग में विचार आया कि नहीं आज बालकों को मैं करंट से संबंधित राष्ट्रपति के बारे में कुछ बताऊंगा, तो बालकों को इसकी जो है वो जानकारी नहीं थी। ये ऐसे उसी प्रकार वो राष्ट्रपति सीख जाते हैं उसी दिन। तो ये क्या है दोस्तों? प्रासंगिक जो है वो शैली कहा जाता है। उद्देश्यपूर्ण यानी शिक्षक पहले से तय करके आता है कि मुझे सामाजिक में बालकों को बोलता है चौथा पाठ पढ़ाऊंगा, आप घर के जाके प्रैक्टिस करके आना, कल पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है? पहले से तय होता है। औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक में क्या होता है? नियम कानून व्यवस्था से सीखते हैं। जैसे कि क्लास में आए जो है वो शिक्षक आया, पढ़ाया और फिर गया, पूरे नियम से नियम। और अनौपचारिक के बीच यानी शिक्षक 20-20 में प्रश्न भी पूछ जाते हैं, मित्रवत व्यवहार भी करते हैं, और उसके बालकों के संबंधित जो व्यक्तिगत जानकारी होती है वो भी जो है वो पूछने का प्रयास करते हैं, ताकि उनमें और मित्रता का भावना विकसित करे, जिससे आसानी से सीख जाए। तो अधिगम की 4 शैलियां याद रखिएगा। विराम अविराम, आंशिक पूर्ण, प्रासंगिक, उद्देश्यपूर्ण, औपचारिक और अनौपचारिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 शैलियां बताइए किसके अनुसार? लेस्टर एंडरसन ने 2 शैलियां बताई, संबंधात्मक और विश्लेषणात्मक शैलियां। याद रखिएगा किसने बताई? लेस्टर एंडरसन ने बताई। कौन सी? संबंधात्मक शैली और विश्लेषणात्मक। संबंधात्मक शैली क्या होती है? ये संगठित होती है, जो विषय वस्तु होता है ना उसका विभाजन नहीं होता है। और विश्लेषणात्मक मतलब टुकड़ों में बांटा जाता है। अगर देखिए संगठित विषय वस्तु का विभाजन नहीं होता तो वो क्या है? लंबे समय तक याद रहती है। कैसे रहती है लंबे समय तक याद? जैसे कि आपको टॉपिक मान लो 1857 क्रांति पढ़ाया, पूरा पढ़ा दिया, कोई विभाजन नहीं किया,
क्या तो आपको याद रहेगा। अगर लंबे जो है वो टुकड़ों में बांटकर, जैसे कि आज आपको 1857 के कारण पढ़ाए, फिर 3 दिन बाद उसके कैसे हुई क्यों हुई वो पढ़ाए, और 4 दिन बाद जाके उसके परिणाम बताए, तो क्या आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये विश्लेषणात्मक और ये होगी संबंधात्मक। किसके अनुसार? लेस्टर एंडरसन के अनुसार। बिल्कुल, हमने सार पढ़े, कौन सी तरीके पढ़े सीखने के, कौन से अभिग्रहण, रटंत, अन्वेषण और अर्थपूर्ण। फिर हमने शैलियां पढ़ी, राम, अविराम, प्रासंगिक, उद्देश्यपूर्ण और औपचारिक, अनौपचारिक और उद्देश्यपूर्ण प्रसंग वो वाले, और लेस्टर एंडरसन के अनुसार ये 2 याद रखिएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको मुझे लगता है हो गया। अब देखिए अधिगम वक्र पूछा जाता है, रीट प्री में पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। कहाँ से आ जाता बता देता हूँ। देखिए सकारात्मक सार आपको अधिगम वक्र याद रखने, कितने? 4। अब आप कहोगे मुश्किल है, क्या मुश्किल है? सबसे इजी है। देखिए याद कैसे रखना है, देखिए समझना है, याद नहीं रखना है इसको। सकारात्मक या धनात्मक अधिगम वक्र, दूसरा है नकारात्मक यानी ऋणात्मक, सरल रेखीय और एस और यू आकार का अधिगम वक्र। देखिए सकारात्मक क्या होता है दोस्तों? प्रारंभ में बालक धीमे गति से सीखता है, फिर मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और इसको सकारात्मक को नतोदर भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में बालक धीमी गति से सीखता है, फिर तेजी से सीखता है, तेजी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, वो कौन सा अधिगम वक्र है? वहां पर आपको सकारात्मक देगा ही नहीं, वहां पर दे देगा नतोदर, उन्नतोदर, एसयूवी या सरल रेखीय। तो वहां पर आपको ऑप्शन ए करना है। प्रारंभ में ये धीमे गति से, फिर मात्रा में तेजी, इसको नतोदर भी कहते हैं। नकारात्मक, अब नकारात्मक सबको पता है नीचे की तरफ जाएगा, तो ये क्या करता है? प्रारंभ में सीखता है, प्रारंभ में ये देखिए तेजी से सीखता है, यानी प्रारंभ में अगर ये ग्राफ बताता हूं तो यहां से ऊपर उठ रही है लाइन, तो ये सीख रहा है तेजी से, फिर सीखना बंद कर देता है या सीखना कम कर देता है, ये देखिए ग्राफ नीचे आ गया। और सकारात्मक में क्या था? ग्राफ ऊपर हो गया। अब सरल रेखीय शुरू से लगा के, मतलब जहां से शुरू किया था और अंत तक एक समान गति से ही सीख गया बालक, वो क्या है? सरल रेखीय। ये देखिए एक गति समान, कोई भी इसमें नहीं है। फिर देखिए एस और यू आकार का, कभी तो कम सीखा कभी ज्यादा सीख गया, ये कैसा वक्र बनेगा? एस और यू। ये देखिए ये हो गया एस आकार का और ये हो गया यू आकार का। इतना याद रखिएगा। सकारात्मक जो है प्रारंभ में तेजी से, फिर जो है वो धीमे, प्रारंभ में धीमे से फिर तेजी से, नकारात्मक प्रारंभ में तेजी फिर धीमी, एस और यू में कभी कम कभी ज्यादा, सरल रेखीय में एक समान। बस 4 कॉन्सेप्ट है, याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। ये स्लाइड बहुत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम, स्थानांतरण या अंतरण, ये आप याद रखिएगा। एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जो होता है वो दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर देते हैं। कैसे? जैसे कि बालक पढ़ना शुरू करता है तो उसे सबसे पहले किसका ज्ञान दिया जाता है? भाषा का। भाषा के बाद ज्ञान के आधार पर क्या करवाते हैं? दूसरा विषय बालक पढ़ जाता है। जैसे कि आपको बालक को पहले सबसे पहले हिंदी पढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे बालक क्या करता है? सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना शुरू कर देता है, संस्कृत भी पढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्या हुआ? एक परिस्थिति, यानी एक व्यवहार में बालक ने पहले हिंदी सीखा, फिर उसका प्रयोग वही संस्कृत पढ़ने में, वही सामाजिक पढ़ने में, वही विज्ञान पढ़ने में काम आ गया। ये क्या है दोस्तों? आपके अधिगम, स्थानांतरण। अब देखिए एक तरफ तो है अधिगम के सिद्धांत और एक तरफ है अधिगम अंतरण के प्रकार। दोनों महत्वपूर्ण है। एक तरफ चलेगी सिद्धांत की स्लाइड, दूसरी तरफ की चलेगी प्रकार की। अब देखिए पहले आपको सिद्धांत पर फोकस करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ है कि रीट मेंस में ये प्रश्न आया हुआ है कि समरूप तत्व अधिगम अंतरण किसने दिया? तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। इनके अनुसार क्या है? पहली परिस्थिति जो है वो दूसरी परिस्थिति के तत्व समान होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि किसी ने कार चलाना सीख गया, फिर बस चलाना आसान हो गया। अब जिसने कार चलाया उसके लिए बस समान ही है। ऐसा तो है नहीं कि बस कोई दूसरी हवा में उड़ानी पड़ेगी, ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या है? उसके भी 4 वाहन साधन और उसके भी 4, यानी समरूप तत्व थॉर्नडाइक ने दिया। पहली परिस्थिति में उसने कार चलाना सीखी, दूसरी परिस्थिति में तत्व समान यानी बस चलाना उसकी समान ही थी तो वो सीख गया। चलिए दूसरा है सामान्यकरण अधिकरण अंतरण का सिद्धांत। ये भी रीट मेंस में आया हुआ है। एक प्रश्न आया है, यहां से अधिगम में, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों। सीधा पूछेगा सामान्यकरण अधिगम अंतरण, साल्स जुड ने सिद्धांत दिया। इनके अनुसार क्या है? कोई व्यवहार यदि सामान्य हो तो वो प्रत्येक स्थिति में आसानी से कर दिया जाता है। यानी कोई व्यवहार सामान्य हो तो प्रत्येक, कैसे? जैसे कि एक शिक्षक हैं वो 20 बालकों को पढ़ाता है, तो आप उस शिक्षक और 20 बालकों को कहीं भी ले जाओ, आप चाहे अमेरिका ले जाओ, चाहे इंग्लैंड ले जाओ, चाहे कन्याकुमारी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वो वैसा ही पढ़ा देगा जैसा वो पहले पढ़ाता है। लेकिन यदि उसके कक्षा में 200 छात्र डाल दे एकदम, तो वो शिक्षक क्या हो जाएगा? घबरा जाएगा। घबरा क्यों जाएगा? क्योंकि ये सामान्य व्यवहार नहीं था। और सामान्य व्यवहार कैसा था कि वो शुरुआत से 20 बालकों को पढ़ाता, अब 20 भले कहीं भी लेके जाओ वो पढ़ा देगा। ये क्या है? सामान्य कारण अधिकरण अंतरण सिद्धांत। किसने? चार्ल्स जुड ने। अगला सिद्धांत देखिए द्विकारक अधिगम
अंतरण सिद्धांत सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, स्पीयरमैन ने दिया। किसने? स्पीयरमैन ने दिया। द्विकारक अधिगम अंतरण, बुद्धि में भी हमने पढ़ा द्विखंडात्मक द्विकार्य, स्पीयरमैन ने जी और एस कारक बताए। यहीं भी वही है कॉन्सेप्ट, ये उसी वहीं पर भी बुद्धि पर भी थे, यहीं पर थे। तो आपको मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। विशिष्ट कारक जो अर्जित यानी कौन? एस, और जी जिसको राजा बताया था किसने? जॉनसन ने। सामान्य कारक खर्च होता है, ये मुझे लगता है आपको याद है। चलिए चौथा सिद्धांत देखिए, समग्रता का सिद्धांत अधिगम अंतरण, ये किसने दिया? कोहलर ने दिया। किसने दिया? कोहलर ने। किस प्रकार की? संपूर्ण ज्ञान से क्या होती है? संपूर्ण ज्ञान से सूझ पैदा होती है, जिससे अचानक पैदा ज्ञान हो जाता है, जिस नवीन परिस्थिति में उपयोग किया जाता है। ये हम अगला टॉपिक आएगा विकास में, विकास में आएगा जो है कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, उसमें हम अच्छी तरह से इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। समग्रता का अधिगम अंतरण सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। ये इतना आप याद रखिएगा। मूल्यों का अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? बागले ने दिया, याद रखिएगा। कई गुणों या कुछ गुणों से अंतरण के कारण व्यक्ति की जो है वो पहचान बन जाती है। कैसे? मूल्यों के अभिज्ञान जो है वो अभिज्ञान का सिद्धांत किसने? बागले ने। इन्होंने कहा कि कई गुण होते हैं, लेकिन कुछ गुण जिससे व्यक्ति की पहचान हो जाती है। जैसे गणित का कोई शिक्षक है, अगर वो सामाजिक विज्ञान पढ़ाना शुरू हो जाए तो बालक उससे नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो गणित का शिक्षक है। अब उसमें सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के गुण तो हैं, लेकिन उसने अपने जो है विशिष्ट गुण बता दिए किसमें? गणित पढ़ाने में। तो बालकों को लगता है कि ये इनको गणित ही आता है, सामाजिक नहीं आती होगी। तो ये क्या है? उसकी गणित के शिक्षक। बालक जब जो है वो उनको बातचीत करेंगे तो उनको मन में भावना यही होगी कि ये गणित के शिक्षक हैं, भले ही उनको जो है 6 सब्जेक्ट पढ़ाने आते हो, लेकिन उनकी छवि कैसी बन गई? जो है वो गणित के। चलिए अब देखिए, हम कल जो है वो अगली क्लास में मिलेंगे अधिगम अंतरण के प्रकार, जहाँ पर सकारात्मक, नकारात्मक, धनात्मक जो है वो शून्य अधिगम अंतरण, द्विकार्य, द्विपार जो है वो पार्श्विक, एक पर जो है पार्श्विक, क्षैतिज, लंबवत, इस प्रकार से जो उनके प्रकार है वो पढ़ लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।